जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपन जीएसटी एलडीआर डिस्कशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और चैप्टर करते हैं जिसका नाम वैल्यू ऑफ सप्लाई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ईच एंड एवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन दिखते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी इंटरेस्टिंग करते हैं। 9 से 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यूनिक, जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में, उसको भी कवर अप करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे कंसेप्ट को भी रिकॉल करते चलेंगे। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या निकालना सीखना है, वैल्यू निकालना सीखना है कि वैल्यू क्या होगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आपको ऐसे निकालना है 15(1) + 15(2) - 15(3). 15(1) + 15(2) - 15(3). 15(1) क्या है, इसमें तीन कंडीशन देखने हैं आपको। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, और सप्लायर एंड रिसिपिएंट का होना चाहिए अनरिलेटेड होना चाहिए। तो ये 15(1) तो वहीं प्राइस लेंगे। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, सोल मतलब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, सप्लायर एंड रिसिपिएंट का होना चाहिए अनरिलेटेड। 15(2) में बोला टॉपिक्स, निमोनिक क्या याद रखना, टॉपिक्स। टी फॉर टैक्सेज अदर देन जीएसटी, सारे टैक्स इंक्लूड कर देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, जीएसटी को छोड़ के। ठीक है, ओ फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसिपिएंट, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन मतलब जो सप्लायर को करनी थी, सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी बट रिसिपिएंट ने कर डाली, तो उसको भी इंक्लूड करो। पी फॉर पैकिंग चार्जेज, आई फॉर इंसिडेंटल चार्जेज, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी एक्सेट्रा। सी फॉर कमीशन, कौन सा कमीशन लेना है, सेलिंग कमीशन वाली, नट बाइंग कमीशन। एस फॉर सब्सिडी अदर देन द गवर्नमेंट, मतलब वैसा वाला सब्सिडी इंक्लूड करना है जो अदर देन गवर्नमेंट के द्वारा मिला है। मतलब ऐसे गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी आंडू पांडू मतलब सब्सिडी नहीं दे सकते हैं कि हमने बस सब्सिडी दे दिया भैया, हम उसको भी प्राइस में इंक्लूड कर लेंगे, वैल्यू में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो सब्सिडी पे कंट्रोल करने के लिए बोला कि हम हर वो सब्सिडी इंक्लूड कर लेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट। इफ सच सब्सिडी इज लिंक टू द प्राइस, प्राइस से लिंकिंग उसका होना चाहिए। ठीक है, तो 15(1) भी समझे, 15(2) भी समझे। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक्स में क्या क्या हम जो पढ़े उसको इंक्लूड कैसे कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे निमोनिक टॉपिक्स के साथ आपको याद रखना है टी फॉर टैक्स है ज़्यादा देन जीएसटी, ओ फॉर ऑब्लिगेशन सप्लायर का बट रिसिपिएंट ने पे कर दिया, पी फॉर पैकिंग चार्जेज, आई फॉर इंसिडेंटल चार्जेस, सी फॉर कमीशन, एस फॉर सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट, इफ सच सब्सिडी लिंक टू द प्राइस। हाँ भाई, डी फॉर डिस्काउंट, मतलब 15(3) में क्या डिस्काउंट, वैसा डिस्काउंट जो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई पहले से ये पता हो कि ये डिस्काउंट आपको मिलना है। यहाँ बोला हम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप दो कंडीशन सेटिस्फाई किए। पहला कंडीशन, ये जो डिस्काउंट है ना पहले एग्रीमेंट के द्वारा स्टेब्लिश हो चुका हो कि मतलब आप इतना सेल कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टारगेट दे दिया कि आप 10,000 पीसेज बेच दो तो फिर हम आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो आप 10,000 पीस तो बाद में बेचोगे ना भैया, एस्टेब्लिशमेंट तो ये पहले हुआ, एग्रीमेंट तो आप पहले बना चुके। तो वही बोला कि सच डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा, आईटीसी रिवर्स कर दो, जहां तक आप डिस्काउंट दे रहे हो एट्रीब्यूटेबल टू डिस्काउंट। ठीक है, तो हम वैल्यू ऐसे निकालते हैं 15(1) + 15(2) - 15(3). अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा BW लिमिटेड मैन्युफैक्चर टोबैको प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड्स दिया हुआ है, इसको भी लेंगे, एक्साइज ड्यूटी को भी लेंगे, सिर्फ हम टैक्स जीएसटी वाला नहीं लेते हैं, पैकिंग चार्जेस को भी लेंगे। फ्रेट अरेंज बाय BW, फ्रेट कौन अरेंज किया है, सप्लायर ने किया है, तो इसको भी लेंगे। ठीक है, तो देखिए लिया। अब जहां तक डिस्काउंट की बात है तो डिस्काउंट आपको देना है प्राइस ऑफ द गुड्स रिकॉर्डेड इन द प्राइस। तो प्राइस ऑफ द गुड्स क्या था, 60,000, तो ये 1200 घटा देंगे, 68,400। ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। जो आप ऊपर में भी पढ़े हैं टॉपिक्स में क्या क्या इंक्लूड करना है उसका नोटिंग बना दीजिए। ठीक है, और ये नोटिंग सिंस ट्रांसपोर्ट इज अरेंज बाय द सप्लायर, ट्रांसपोर्ट
को ही क्यों यहाँ पे इंक्लूड किए, उसका लिंक किससे किया। देखिए हम लोग पढ़े थे जब कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में हम आपको बताए थे कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट जब हम आपसे जिक्र किए थे, तो उसमें मैं आपको ये बताया था कि ट्रांसपोर्ट अरेंज कौन कर रहा है, सप्लायर। वो भले सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है लेकिन उसका मेन सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये कंपोजिट सप्लाई हो गया, सप्लाई भी कम से कंपोजिट सप्लाई, द प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, इसलिए हम फ्रेट को वैल्यू में इंक्लूड किए। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जॉन्टी इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ हेवी मशीन रजिस्टर्ड एट जयपुर राजस्थान। कहाँ का, जयपुर राजस्थान। सप्लाइड वन मशीन टू धानुका लिमिटेड उदयपुर राजस्थान ऑन 5/2/2018 अंडर इनवॉइस ऑफ द सेम डेट यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मशीन एंड जीएसटी पेबल। आपको वैल्यू बताना है मशीन का और जीएसटी पेबल भी बताना है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन बिल्कुल लेंगे। डिस्काउंट अलाउड है 3% ऑफ द बेसिक प्राइस, बिल्कुल डिस्काउंट लेस करेंगे। सेकेंडरी पैकिंग है, पैकिंग चार्जेज भी इंक्लूड करते हैं। डिजाइन है भी इंक्लूड करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। सब्सिडी हमको सप्लायर के द्वारा, सब्सिडी रिसीव बाय द सप्लायर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा मिला, स्टेट गवर्नमेंट। ये अदर देन गवर्नमेंट होता तो हम इसको इंक्लूड कर लेते, लेकिन ये तो गवर्नमेंट के द्वारा है ना, तो जब गवर्नमेंट के द्वारा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पहले ही क्रॉस कर रखे हैं इसको हम। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेज, बिल्कुल आ जाओ, इंस्पेक्शन चार्जेज है। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट, देखिए इंटरेस्ट के साथ एक लोचा, आपको हमेशा इसको याद रखना होगा, यहाँ लिख भी दिए हैं, रेट से अंकित कर दिए हैं कि इंटरेस्ट ना ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। तो इसमें से हम 12,000 में से जीएसटी निकाल के अगर 18,118/100 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब ये इनवर्ट सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, आईटीसी फूड आइटम पे आईटीसी ब्लॉक होता है तो इसका नहीं लेंगे, आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। 15,000 सीजीएसटी या जीएसटी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये क्लेम करेंगे आईटीसी। अब देखिए जो जो बोले इंक्लूड करते गया। इंटरेस्ट वाले केस में आप देखिए, इंटरेस्ट वाले केस में एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी निकाला तब इसको इंक्लूड किया, डिस्काउंट को लेस किया, जो ये बचा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, 9% से, क्योंकि देखिए सीजीएसटी या जीएसटी इसलिए भी निकाले हैं कि आप ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा ये जयपुर राजस्थान और आप मशीन भी कहाँ है, उदयपुर राजस्थान, मतलब सेम स्टेट में कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट हुआ, तो सीजीएसटी या जीएसटी निकाले और 15,000 पहले से आईटीसी क्लेम करेंगे तो ये मेरा टैक्स पेबल आ गया। मतलब 15(1) + 15(2) - 15(3), इसी में पहला और दूसरा क्वेश्चन हुआ। 15(1) + 15(2) - 15(3). ठीक है, तो हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू टू बी अडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, आपको बताना है कंप्यूट द एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आउटपुट टैक्स एबिलिटी एंड इंडिकेट विद एनी टैक्स टू बी पेड इन कैश। क्या बात है। अब आइए देखिए, टोटल टर्नओवर of branded grocery and food grains during the period as well as invoice issued and accounted for GST। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या है, 30 करोड़ है, लेकिन टर्नओवर 6 करोड़ है। तब देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल इज एडॉप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स जो भी हो, लेकिन यहाँ पे टोटल टर्नओवर एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ ब्रांडेड ग्रोसरी एंड फूड ग्रेन्स आइटम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द इनवॉइस इशूड एंड डिस्काउंट फॉर द पर्पज ऑफ, कितना है, 6 करोड़ है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल देखते हैं ना कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स देखेंगे, प्राइस कितना एक्चुअली पेड और पेबल हुआ। ठीक है, तो 6 करोड़ रुपया हम यहाँ पे ले लिए। इस पे हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये ले लेंगे, सिक्योरिटी वाला, रेंट पेड वाला लेंगे और टैक्स पेड ऑन प्रिंटिंग चार्जेज ऑन पैकिंग मटेरियल।
तो टोटल आईटीसी ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो जब आउटपुट टैक्स 15 ही लाख है और आईटीसी आप 17 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, तो आपकी नेट टैक्स पेबल कैश में क्या आएगी? नील आएगी, क्योंकि उल्टे 2 लाख रुपया तो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आईटीसी। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई 6 करोड़ लेना था और उस पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल देना था और आईटीसी दे रखा था, बस आउटपुट और इनपुट को सेटअप करना था। तो आउटपुट टैक्स लोअर देन था आईटीसी, इसलिए मेरा नेट टैक्स पेबल इन कैश क्या आ गया? नील आ गया। ओके, अब देखिए चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ कंसेप्ट का यूज हुआ है, जैसे रूल 27। रूल 27 कहाँ यूज करते हैं? तो जब प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं होना, जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं से पैसा भी मिला किसी सप्लाई के बदले, और उधर से पैसा भी मिला, कैलकुलेटर भी मिला, पेन भी मिला, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन नहीं है, कुछ कैश में मिले, कुछ गुड्स भी मिले। ठीक है, तो जब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ना होना, तो वैसे केस में हम रूल 27 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। ठीक है, तो रूल 27 क्या बोलता है उसको देखिए। रूल 27 बोलता है कि व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्या लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, दूसरा वैल्यू लेंगे कंसिडरेशन इन मनी। अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी आप नहीं निकाल पा रहे हो किसी कारण से, उस जो प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में बेच रहे हैं ना, आप ही इकलौता बेचने वाले हैं, उस टाइप का कोई भी आइटम कोई बेचता ही नहीं है, जिसका कारण आप ना ओपन मार्केट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तब ऐसे निकालो जो कंसिडरेशन मनी में मिला उसको प्लस जो भी आइटम मिला। जैसे हमको कैलकुलेटर दिखा रहे थे एग्जाम्पल में, तो कैलकुलेटर का फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगा वो ले लो, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये दोनों रास्ता भी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड निकालो। जैसे हमको इस गिलास का दाम पता करना है, ना ही ओपन मार्केट वैल्यू पता है, ना ही हम सेकेंड बी के तरीके से भी कंसिडरेशन इन मनी और ईवी वाला भी नहीं हो पा रहा, तो तीसरा हम कहाँ जाएंगे? वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ठीक है, ठीक ऐसे ही कोई और गिलास का आइटम देखते हैं कि फाइबर का कोई और गिलास जो कोई और कंपनी बनाती है, उसको मार्केट में कितने में बेच रही है, तो वो वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप है, सबसे पहला हम ओपन मार्केट वैल्यू पता लगाएंगे। ओपन मार्केट वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, तब आप ऐसे वैल्यू निकालना, अगर ऐसे भी नहीं तब आप ऐसे निकालना। ओके, तो चलिए रूल 27 के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देव इंटरप्राइजेज इज द सप्लायर ऑफ वाटर कूलर। ओके, वाटर कूलर अनरिलेटेड पार्टी को सप्लायर हुआ 2,95,000 में। ठीक है, विमल जो है, विमल ट्रेडर्स ऑल्सो गिव सम मटेरियल, 10,000 का मटेरियल भी दिया उसको। क्या बात है भाई, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन नहीं हुआ, पैसा भी मिल रहा है, कुछ मटेरियल भी मिल रहा है। एट द सेम टाइम देव इंटरप्राइजेज सप्लायर द सेम गुड्स टू अनदर अनरिलेटेड पर्सन एट ए प्राइस ऑफ 2,97,360 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब आप अदर इंटरप्राइजेज को, अदर अनरिलेटेड पर्सन को आप सेम टाइम में यही चीज़ इतने में आप बेच रहे हैं, तो आप ओपन मार्केट वैल्यू यहीं से डिटरमाइन कर लेंगे। देखिए प्राइस इज द नॉट सोल कंसिडरेशन, तो क्या अप्लाई करेंगे? रूल 27। रूल 27 के हिसाब से हम ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स सप्लाई क्या लेंगे? 2,97,360 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो जब इसमें से एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 2,52,000। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। मान लीजिए कि 2,97,360 अवेलेबल नहीं है, तब तो हम बोले थे ना कि जो भी हमको प्राइस मिला, जैसे 2,95,000 जो मिला था उसमें से जीएसटी हटा लो, अब प्लस 10,000, तो ये आ जाएगा 2,50,000 और प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 2,60,000। बिल्कुल आसान है। मतलब सबसे पहला आपको ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखना, अगर वो भी नहीं है तो फिर वैल्यू कैसे निकले? कंसिडरेशन इन मनी प्लस जो भी आपको आइटम मिला, सम मटेरियल कुछ भी जो मिला उसका हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे और दोनों को जोड़ के निकाल देंगे। खत्म, रूल 27। ठीक है, यानी रूल 27 को जब भी आपको रिकॉल करना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लास्ट डे में भी, तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ना और लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 4 करना। ये एलडीआर का देखिए क्या खासियत है, कंसेप्ट भी वहीं पे, क्वेश्चन भी वहीं पे। कंसेप्ट को एकदम आराम से आपको जो होता है मतलब प्यार से हौले हौले से आपको समराइज करके दे दिया गया कि आप इतना ही याद रखो एज इट इज, और लगे हाथ क्वेश्चन देख लो, कंसेप्ट का कंसेप्ट के लिए और क्वेश्चन का क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें भी एक न्यू कंसेप्ट का चेक किया गया है, जो इसमें सेक्शन भी याद रखना याद है, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आप वैल्यू डिटरमाइन करो 32A के हिसाब से, 32B के हिसाब से।
तो जब बोला कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी करोगे तो फॉरेन करेंसी से रुपीज आते टाइम, फॉरेन करेंसी टू रुपीज, फॉरेन करेंसी टू रुपीज, तो अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो डीलर्स बोरोइंग रेट या सेलिंग रेट, डीलर्स सॉरी बोरोइंग नहीं, डीलर्स बाइंग रेट और सेलिंग रेट माइनस आरबीआई बेस रेट जो दिया होगा, दोनों का जो डिफरेंसेज होगा वही मेरा वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इस हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं मालूम है तो 1% ले लेंगे ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन रुपीज, जो आप एक्सचेंज करेंगे रुपये में उसका 1% ले लेंगे। एफसी टू एफसी मतलब फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी है, तो बोथ करेंसी को आप इंडियन रुपीज में पहले कन्वर्ट कर लो। अब दोनों में जो लोअर है, जैसे मान लीजिए 500 और 600, तो लोअर क्या है 500, 500 का 1% निकाल दो, वैल्यू हो गया। 32 भी क्या है, स्लैब वाइज दे दिया कि अप टू रुपीज 1,00,000 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज और 250 विच एवर इज हायर। ओके, अगर 1,00,000 है तो 1,000 और 250, 1,00,000 का 1% 1,000, 1,000 और 250 विच एवर इज हायर तो कितना होगा 1,000। 1,000 से 10 लाख के बीच में पहले का 1,000 प्लस रिमेनिंग जो 9 लाख बच गया, मतलब ग्रॉस अमाउंट ऑफ एक्सचेंज मतलब 10 लाख माइनस 1,00,000, 9 लाख जो बच गया उसका 0.50% मतलब 4500। तो अब देखिए 1,000 अब प्लस 4500 5500, मतलब जब 10 लाख के ऊपर जाएंगे तो 5500 प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ 1,000 आ रहा था हायर, तो इस 1,000 को यहाँ बैठा है। अब यहाँ जोड़ोगे 10 लाख पे तो कितना आएगा 5500, इस 5500 को यहाँ बैठा है और 10 लाख के ऊपर जो भी होगा उसका 0.1% लेंगे। कितना लेंगे 0.1%, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम दिया है 7,000 रुपया, मतलब विच एवरेज लोअर, दोनों में जो लोअर होगा वही लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस कंसेप्ट को भी रिकॉल कर लिए। देखिए चलिए लगे हाथ क्वेश्चन करते हैं। बोला कि 1,000 यूएस डॉलर परचेज हुआ है और देखिए ना 7460 और 74 दोनों का डिफरेंसेज करो और 1,000 यूएस डॉलर से कर दो क्या गुना, तो देखिए 74.60 माइनस 74 इंटू 1,000 कितना आता है, देखिए 600, क्या है 600, कैलकुलेटर पे भी 600। अब देखिए इसका बी पार्ट देखिए क्या है, 2,000 यूएस डॉलर आर सोल्ड टू मेनावती एट द स्टोर ऑफ 74.5 मतलब 74.50, आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर डेट डेट इज नॉट अवेलेबल। कोई बात नहीं, 2,000 में आप 74.50 से गुना करिए और उसका 1% ले लीजिए, 1490 1490 1490 क्या आ गया 1490। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा कि आप 32A के हिसाब से बताओ, तो अभी तो हम लोग जो दोनों अमाउंट निकाले 600 और 1490 ये 32A के हिसाब से था। अब 32B के हिसाब से देखिए कैसे निकलेगा। 32B के हिसाब से देखिए पहले केस में आप ग्रॉस अमाउंट कितना 74,000, तो 74,000 का 1%, क्योंकि 1,00,000 तक में हम 1% निकालते हैं और 250 740 और 250 विच एवर इज हायर, तो क्या लेंगे 740। दूसरा हमारा 1,49,000 वैल्यू आया था, 74.5 में अगर हम इतना से मल्टीप्लाई करें तो 1,49,000 में माइनस कर दीजिए 1,00,000। ठीक है, अब जो बच गया 1,49,000 में से 1,49,000 माइनस 1,00,000 49,000, इसका आप निकाल दीजिए 0.50। ठीक है, 245 आया और 1,00,000 तक 1,000 है तो कितना हो जाएगा 1,245 हुआ। और देखिए 1,245, मतलब रूल को याद रखना है और सीधे उस रूल में इसको फिट करना है, कैलकुलेटर पे गुना भाग करना है, हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन भी हुआ। छठा क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसको कोशिश करिएगा 2-3 बार गो थ्रू हो जाने के लिए, क्योंकि कई बार मतलब कितने अटेम्प्ट से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या पता नवंबर 24 में इसकी टेस्टिंग हो जाए। ये स्पेशल रूल 33 है जिसपे आपको मतलब आपको ये वर्डिंग जरूर याद रखना है कि प्योर एजेंट कौन होता है। प्योर एजेंट देख रहे हैं नाम में, प्योर एजेंट मतलब आप जैसे हमको कोई काम, जैसे एग्जांपल देते हैं, हम ना कोई चीज़ इंपोर्ट किए थे बाहर से और हम पोर्ट पे जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पोर्ट पे जाने के लिए मेरे पास
जाने के लिए टाइम नहीं है। तो हमारे बिहाफ में हम जो जाके एक्टिविटी करते हैं, सेम वो एक्टिविटी हम किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट किए, मतलब एज ए प्योर एजेंट, मतलब अगर हम जो काम करते सेम वो काम कर रहा है। तो ये वर्डिंग एज इट इज आपको याद करना है कि प्योर एजेंट में कौन आता है आंसर के पार्ट के लिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ए से लेके डी तक। फिर उसके बाद क्वेश्चन को लिंक करते हुए बोलना है कि हाँ रुद्रा लॉजिस्टिक जो मतलब रॉली पॉली मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, ये क्वेश्चन को लिंक करते हुए लिखना है कि लास्ट रुद्रा लॉजिस्टिक रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच सर्विसेज इन एडिशन टू द एजेंसी चार्जेज। जो प्योर एजेंट होते हैं ना, एजेंसी चार्जेस के अलावा जो एक्चुअल में वो खर्चा कर रहे होते हैं वो रिकवर कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन में आए देखिए, एजेंसी चार्जेस तो मिलेगा ही मिलेगा, ये चार्जेज नहीं मिलेगा क्योंकि ये खाते लेके दूसरे चार्ज को देना है, क्योंकि अगर वो एजेंट नहीं देता तो अनलोडिंग का खर्चा हम भी जाके पे करते तो इतना ही आता। सिंपल एक बात बताते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना थोड़ा और आसान करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सीए और क्लाइंट के बीच में होता है, हम लोग जब अपने क्लाइंट का डाटा तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग तो अपना प्रोफेशनल फी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिटर्न बनाने का मैंने प्रोफेशनल फी 10,000 रुपया लिया, ठीक है, और क्लाइंट का टैक्स निकल गया सपोज करिए 65,000 रुपया। तो हम क्या करेंगे, हम 75,000 थोड़े ही ना उससे मांगेंगे अपना फी, वो देगा 75,000 रुपया, लेकिन 65,000 रुपया क्या टैक्स के फॉर्म में आया आपके लिए। वो 65,000 आपको अपने घर में नहीं रखना है, आप उसके प्योर एजेंट है, मतलब आप टैक्स कंसल्टेंट है। आप क्लाइंट से 65,000 रुपया लेके फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहे हैं। आपका आपका एजेंसी चार्जेस मतलब आपका प्रोफेशनल फी यहाँ क्या सिर्फ 10,000। आपको सिर्फ कितना लेना है 10,000। 65,000 रुपया तो जस्ट एक हाथे लेना है और दूसरे हाथे देना है, इस हाथे लेना है और इस हाथे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। समझ रहे हैं बात को। सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है डॉक चार्जेज वाला। अगर अगर वो सब तो अगर मतलब वो नहीं जाता रुद्रा लॉजिस्टिक भी, तो हम भी जाते तो डॉक चार्ज पे कर रहे होते यार, ठीक है। तो वो हमारे एजेंसी चार्जेस में नहीं आएगा, हम तो एजेंसी चार्जेस के नाम पे जो लेंगे सो लेंगे। अब जैसे हम होटल में ठहरे उस वजह से तो उसका चार्जेस ले सकते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो इसको भी नहीं लेंगे, पोर्ट का चार्जेस नहीं लेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे, कस्टम ड्यूटी नहीं लेंगे, डॉक ड्यू नहीं लेंगे, पोर्ट चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन होटल का एक्सपेंसेज लेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज लेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेज लेंगे। और देखिए वहीं किया इस क्वेश्चन, एजेंसी चार्जेस लिया, बाकी नील नील नील, और होटल ट्रेवलिंग और टेलीफोन लिया, टोटल 5,97,000। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट टेस्ट किया गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक और पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर कि रुद्रा लॉजिस्टिक अगर 13 लाख का जो लमसम कंसिडरेशन चार्ज कर लेता, ठीक है, ब्रिंगिंग द सेम टू द, बोल रहा है कि वुड योर आंसर भी डिफरेंट, क्या आपके आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ आपके आंसर तो डिफरेंट होंगे क्योंकि आप लमसम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 13 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है, वहीं याद रखिएगा 15(1) + 15(2) - 15(3). रेंट ले लेंगे, मेंटेनेंस चार्ज ले लेंगे क्योंकि रिम्बर्स, ठीक है, फ्रॉम द ओनर एंड द रिम्बर्स्ड बाय द टेनेंट। कौन रिम्बर्स कर रहा है, टेनेंट कर रहा है, ले लेंगे। रिफंडेबल एडवांस नहीं लेंगे क्योंकि रिफंडेबल है। म्यूनिसिपल टैक्स कौन पे कर रहा है, ओनर, नहीं लेंगे। देखिए और निकाल दिए CGST GST। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सूर्या एजेंसी हैज एग्रीड टू सप्लाई गुड्स टू कस्टमर पे पैसेज। गुड्स का वैल्यू 80,000 टैक्सेबल है, इतना 5% एट द रेट IGST। इट ऑल्सो पे फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑफ ₹12,000। GT इज रजिस्टर्ड एंटिटी एंड CGST SGST वो 6% से दे रहा है अंडर फॉरवर्ड चार्ज। कंप्यूट द इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखिए वैल्यू ऑफ गुड्स ले लिए, फ्रेट एंड ट्रांजिट चार्जेज ले लिए, ठीक है, टोटल 92,000 हो गया। IGST ठोक दिए 5%, 96,600 इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके है ना सब, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसे बोला, दूसरा के केस में बोल रहा है कि सपोज करिए कि व्हाट विल बी द इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग IGST सप्लाई वाज एक्स फैक्ट्री बेसिस। अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस पे होगा इंस्टेड ऑफ डू डिलीवरी बेसिस, तो हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लेंगे। तो जब ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 80,000 हो जाएगा, 5% IGST 84,000 रुपये।
ठीक है, क्वेश्चन 2 पार्ट में, आंसर भी 2 पार्ट में। एक में आपसे एक्स फैक्ट्री बेसिस पे पूछ लिया, एक्स फैक्ट्री बेसिस पे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 स्टार दिए इस क्वेश्चन को। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में 3-4 टॉपिक का मिक्सचर है, आपको 3-4 कंसेप्ट यहाँ पे रिकॉलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कंसेप्ट आपको रिकॉल करते हैं। देखिए रूल 28 क्या बोलता है, जब सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में होता है ना, डिस्टिंक्ट से रिलेटेड पर्सन, ठीक है, तो वहाँ कुछ गोलमाल होता है, क्योंकि रिलेटेड पर्सन के बीच में ना गोलमाल करने के बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। और आपको बताया यहाँ पे नोट में क्या लिखे हैं, इसको याद रख लीजिएगा। सोल एजेंट वर्ड भी आ जाए ना तो उसको रिलेटेड पर्सन मानते हैं, क्योंकि सोलली एजेंट मतलब, सोलली मतलब हम सिर्फ तुम्हारे लिए ही है एजेंट। सोल मतलब ये पूरा आत्मा के, आत्मा से आत्मा का मिलन है भैया, हम सिर्फ एक आदमी के लिए बने हैं। नहीं होता 2 जिस्म 1 जान, सोल एजेंट। तो सोल एजेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटेड पर्सन, ठीक है। तो रिलेटेड पर्सन के केस में हम कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि गोलमाल वाली बात है। तो गवर्नमेंट यहाँ भी वैल्यू ऑफ सप्लाई बोली कि हम आपके हिसाब से नहीं, रूल 28 के हिसाब से चलेंगे। क्या पता आप कुछ भीतर ही भीतर खिचड़ी पका रहे हो, कुछ राम कहानी अलग गथ रहे हो, ठीक है। तो भैया तुम अपनी कहानी अपने घर रखो, हम तो रूल 28 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। कब रिलेटेड पर्सन का केस होगा तब। तो पहला हम ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे। इसमें सेकेंड प्रोवाइजो काम करेगा कि अगर रिसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा तो जो भी वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे इनवॉइस में, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा गुड्स या सर्विस का। अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी आप क्लियर कट पता नहीं चल पा रहा है तो हम जाएंगे कहाँ, एल में, मतलब वैल्यू ऑफ लाइक एंड क्वालिटी, वैल्यू ऑफ लाइक एंड क्वालिटी, ठीक है। क्योंकि रूल 27 में ना OCL था, यहाँ सी गायब है। वहाँ था ओपन मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन इन मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू फिर लाइक एंड क्वालिटी। यहाँ पे सिर्फ OL है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, OL है, ओपन मार्केट वैल्यू, तो फिर वैल्यू ऑफ लाइक एंड क्वालिटी। यहाँ फर्स्ट प्रोवाइजो काम करता है कि फर्दर सप्लाई हुआ उस गुड्स का, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है सप्लायर को कि आप 90% आप ले सकते हैं प्राइस चार्ज फॉर लाइक एंड क्वालिटी। कितना, 90%। तो रूल 28 हुआ। अब आप रूल 29 को बोलता है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में हुआ तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले सबसे पहले। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं हो पा रहा है तो आप 90% ले लो लाइक एंड क्वालिटी का, दोनों में जो लोअर होगा वो देख लो। तो देखिए क्विक रिकैप कराते हैं। रूल 27 कब आप अप्लाई करते हैं, जब कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, मतलब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन नहीं होता, पूरा का पूरा कंसिडरेशन मनी में नहीं है, तो रूल 27 OCL। रूल 28 कब रिलेटेड पर्सन के बीच में, OL। रूल 29 कब प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, O और 90%, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू 90%, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो क्विक रिकैप हुआ रूल 27, 28, 29 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं रूल 28 और 29 से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट इसको कभी भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद फिर कुछ नहीं है, आपको लगेगा बस यही था। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए जेसी इज ए मैन्युफैक्चरर है और इसका सब्सिडरी कौन है, AT। तो देखिए होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन मतलब रिलेटेड पार्टी हो गया पहला। तो यहाँ तो ये दोनों के बीच में रूल 28 लाएगा, एक तो क्वेश्चन पढ़ते क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा कंसाइनमेंट एजेंट कौन, PD, जो कि चेन्नई में है। भाई साहब नाम से ही पता चल गया कि रूल 29 लगेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे था, जेसी हैज ऑल्सो अपॉइंटेड ए PD एज एन कंसाइनमेंट एजेंट, मतलब यहाँ पे रूल 29 लगना है, जो कि चेन्नई में है, ठीक है। जेसी खुद कहाँ है, जेसी खुद उत्तराखंड में है। इसका सब्सिडरी कहाँ है, AT। दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में, देख रहे हैं। जेसी खुद उत्तराखंड में है, सब्सिडरी इसका कहाँ है, दिल्ली में है। इसका कंसाइनमेंट एजेंट कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है। अब आइए इसको बेस्ट नज़र रखते हुए हम लोग अब आप निकालते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। जेसी और PD, आपको पता है ना PD कौन था, एजेंट, मतलब यहाँ रूल 29 अप्लीकेबल होना है। क्या अप्लीकेबल होना है, रूल 29 अप्लीकेबल होना है।
तो जब रूल 29 अप्लीकेबल होना है तो हमको इधर वाले अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इधर पहले देखेंगे ओपन मार्केट वैल्यू कितना है 55 लाख। चलिए ओपन मार्केट वैल्यू 55 लाख ले लिए, और लाइक एंड क्वालिटी वो सेम अनरिलेटेड पर्सन को कितना में बेच रहा है, 60 लाख में बेच रहा है। तो 60 लाख का 90%, तो 55 लाख और 60 लाख का 90% 54 लाख होता है। तो 55 लाख और 54 लाख विच एवर इज लोअर, तो क्या है 54 लाख। तो देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम क्या लेंगे, वो चेन्नई वो अपने उत्तराखंड में है तो IGST लग जाएगा और हम वैल्यू ऑफ सप्लाई 54 लाख लेंगे। ठीक है, आसान है ना जी, बिल्कुल आसान है। अब देखिए JC और AT रूल 28 लगेगा, फिर हमको 30 लाख से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू 38 लाख दिया है, और वैल्यू ऑफ लाइक एंड क्वालिटी जो मतलब 42 लाख दिया हुआ है, जो आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका 90% कितना होता है 37,80,000। और क्वेश्चन में एक जगह बोला आपको मस्ट बेनिफिशियल लाइबिलिटी निकाल के बताना है, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई 38 लाख ले या 37,80,000, कहाँ पे मस्ट बेनिफिशियल हुआ, जो सबसे कम होगा 37,80,000 पे कम लाइबिलिटी आएगी तो हम ये वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेंगे। और देखिए इस पर भी IGST निकाल दिया 37,80,000। ठीक है ना। अब आइए, चलिए 37,80,000 हो गया। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए क्वेश्चन का, बहुत ही दमदार पॉइंट, एक्सपोर्ट वाला है। एक्सपोर्ट के केस में हम जीरो रेटेड सप्लाई का मजा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ अपने बोल रहा है कि नहीं हम विथ पेमेंट ऑफ IGST करेंगे। भैया तुमको मन है देने का, नहीं बोला है कि भैया हम तुमको फ्री में देना चाह रहे थे, और तुम हो कि बस बोल रहे हो कि नहीं हम तो ठहरे नवाब आदमी, 2 पैसा क्या ही दिक्कत है। तो विथ पेमेंट ऑफ IGST अब 28 लाख पे आप निकाल दो, IGST बोल रहा है। देखिए चौथा पॉइंट देखिए इस क्वेश्चन का, कहा गया इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टेस्टिंग सर्विसेज, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टेस्टिंग सर्विसेज निकाल दो IGST 8.5 लाख पे 18% GST सर्विस का रेट दे रखा है। अब आइए पांचवा पॉइंट देखिए, सप्लाई ऑफ केमिकल टू इस कस्टमर और टेस्टिंग चार्जेस कितना है 50,000। तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना लेंगे, 6.5 लाख तो लेंगे ही, प्लस टेस्टिंग चार्जेस भी लेंगे। 15.2 में पढ़े थे ना टॉपिक्स कि हम इंसिडेंटल चार्जेस भी जोड़ लेते हैं, तो ये 7 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे और निकालो 7 लाख पे IGST। लास्ट पॉइंट देखिए, सप्लाई ऑफ केमिकल एज सब्सिडाइज रेट टू अनरिलेटेड चैरिटेबल ट्रस्ट, कैसा अनरिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ घोलमाल वाली बात नहीं होगी, और ओपन मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 6.5 लाख। ठीक है, उत्तराखंड का ही बात है, सेम स्टेट है, CGST GST, लेकिन अनरिलेटेड है तो हमको इधर वाले प्राइस से मतलब है, हमको ओपन मार्केट वैल्यू से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। रिलेटेड पार्टी के बीच में होता तो फिर हम इसके बारे में सोचते, लेकिन ये क्या अनरिलेटेड चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे 5 लाख लेंगे, और CGST GST हो गया। मतलब क्या देखें हम लोग, एक एक करके क्वेश्चन देखे वैल्यू ऑफ सप्लाई का, और सारे क्वेश्चन को कवर अप किए। आपको हम कंसेप्ट भी रिकॉल किए, जैसे 15.1 + 15.2 - 15.3 डिस्काउंट वाला कंसेप्ट भी बताया। 15.2 में क्या क्या आता है उसका एक निमोनिक टॉपिक्स के रूप में दिए कि टॉपिक्स को याद रखिए। ठीक है, फिर रूल 27, 28, 29 को एक एक करके समझाया, तीनों पे क्वेश्चन भी कराया, और रूल 27, 28, 29 का एक क्विक रिकैप भी दे दिए आपको कि कैसे उधर OCL याद रखना है, इधर OL याद रखना है, इधर O और 90% विच एवर लोअर याद रखना है। तो ऐसे करके हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी कवर अप किए। ठीक है, अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ। ITC की 40-40 मिनट की 2 वीडियो हो सकती है। ठीक है, और दोस्त फिर से वही बात बोलेंगे हर वीडियो में, प्रोबेबली ये बात हम बोल ही रहे हैं कि कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको लगता है ना कि मैं कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ, थोड़ा भी कहीं आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन करा इस बंदे ने, प्लीज़ आप कोट करिए कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट होगा अपना। ठीक है, बाकी मैं आपको टिल लास्ट डे तक सपोर्ट करूंगा, हर वीडियो में प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप बस बने रहिए, स्टे कनेक्टेड आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रहिए। ठीक है, मैं स्पेशल ग्रुप GST डाउट सॉल्विंग का भी बनाने वाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, तो फिर आप वहाँ पे भी आप अपना डाउट बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके डाउट को इग्नोर करूँगा, ये प्रॉमिस आपके टिल लास्ट पेपर तक है। ठीक है, क्योंकि GST में एग्जाम्शन लाना
वाकई मतलब उतना भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी वे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे वे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि 200 से 250 का पूरे जीएसटी कस्टम मिला के यूनिक यूनिक क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊं। ठीक है, हर वीडियो में मैं करा ही रहा हूं। अब तक हम लोग को लगता है कि 70 80 90 क्वेश्चन तक तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, कुछ उसमें कंसेप्ट भी रिकॉल होते चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।